नमस्कार दोस्तों। एक आदमी एक दिन अपनी पत्नी का पीछा करते करते वहां पहुंच जाता है जहां वो काम किया करती थी। और पीछा करते करते वह एक कपड़े की दुकान में जाता है जहां वो काम करती थी। तो पत्नी घबरा जाती है उसे वहां अचानक देखकर, और वो सोचने लगती है कि ये यहाँ कैसे पहुंच गया। इस दौरान पति पूछता है कि तुम तो बोला करती थी कि मैं एक फैक्ट्री में काम करती हूँ, फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? तब पत्नी बोलती है कि तुम रुको, तुम शांत रहो, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करती हूँ, हल्ला मत मचाओ, शोर मत करो। लेकिन पति इतने गुस्से में था कि वह कुछ सुनना ही नहीं चाहता था। वह जोर से शोर कर रहा था, तेज तेज आवाज में अपनी पत्नी से बात कर रहा था। इस दौरान वह दुकान के मालिक से कहती है कि इनको जरा शांत करो, इनको चुप करने की कोशिश करो। लेकिन पति शांत ही नहीं हो रहा था। दुकान के ऊपर एक और दुकान थी, कमरे की तरह। उसको किसी भी तरह बहला फुसलाकर ऊपर ले जाया जाता है, ये सोचकर कि इसको वहां ले जाकर शांत कर देंगे, चुप कराएंगे। वे दोनों पति को समझाने की कोशिश ही कर रहे थे, लेकिन पति है कि इतना गुस्से में था कि वह चुप ही नहीं हो रहा था, ना किसी की कुछ सुन रहा था, ना समझ रहा था। वहां एक लोहे की रोड रखी थी, उस व्यक्ति को जोर से उस रोड की मारी जाती है। जैसे ही पति को रोड की लगती है, वह बेहोश होकर गिर जाता है। ये दोनों डर जाते हैं। प्रेमी, यानी जो दुकान का मालिक है वो प्रेमी है, और वो पत्नी है जो वहाँ काम किया करती थी। दोनों डर जाते हैं और वो बेहोश होकर गिर जाता है वहीं। वह सोचते हैं कि बात पुलिस तक जाएगी, मामला अदालत और कोर्ट तक पहुंचेगा, फिर जेल तक जाएगा, इसलिए इसको हमेशा हमेशा के लिए ही शांत कर देते हैं। इस बीच उसका रस्सी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर देते हैं, और लाश को ठिकाने लगाने के लिए लाश को एक कट्टे में डालकर बाइक पर पूरे शहर में घूमते हैं दोनों, और ढूंढते हैं कि कोई सुनसान जगह जहाँ इसको फेंका जा सके। तब पुलिस ने इस घटना का खुलासा किया तो लोगों ने यकीन ही नहीं किया कि इस बुढ़ापे की उम्र में कैसे एक महिला किसी से इश्क करके अपने पति को मार सकती है। इस घटना का खुलासा लगभग तभी होता है जब मेरठ मर्डर केस, यानी मुस्कान ने अपने पति को मारकर ड्रम में डालकर सीमेंट से पैक कर दिया था। जब ये दोनों घटनाएं लगभग साथ होती है तो लोग कहते हैं कि ये क्या समय आ गया है कि औरतें अपने ही पति को प्रेमी के साथ या किसी अन्य पुरुष के साथ मिलकर मार डालती है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी सच्ची घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये घटना है राजस्थान प्रदेश की राजधानी जयपुर के सांगानेर इलाके की। सांगानेर के पास रिंग रोड के पास नेवटा पुलिया के पास की ये खबर है। दोस्तों, होता यूं है कि एक कार वहां आकर रुकती है और उसमें से एक व्यक्ति नीचे उतरता है। वो काफी टाइम से इंतजार कर रहा था कि कब गाड़ी रुके और वो टॉयलेट करे। वो टॉयलेट को लेकर बहुत देर से परेशान हो रहा था। ये बात 16 मार्च 2025 की है, लगभग दोपहर के 1:30 बजे के आसपास। वो आदमी गाड़ी से उतरकर टॉयलेट करने जाता है, और टॉयलेट करते समय उसकी नज़र सामने जाती है और कुछ जली हुई चीज़ दिखाई देती है उसको। लेकिन गौर से देखने पर उसे एक इंसान के सिर जैसा लगता है। टॉयलेट करने के बाद जब वो पास जाकर देखता है तो उसकी चीख निकल आती है। ये सब देखकर उसके साथ वाले बाकी लोग सोचते हैं कि ये गाड़ी के अंदर था तब भी चिल्ला रहा था, अब बाहर आया है, टॉयलेट कर रहा है, तब भी चिल्ला रहा है। आखिर इसको हो क्या गया है, ये चिल्ला क्यों रहा है? बाकी के लोग गाड़ी से उतरते हैं और पास जाकर देखते हैं। देखने के बाद उनकी भी चीख निकल आती है, क्योंकि उन्होंने एक लाश को देखा था जो काफी जल चुकी थी, लेकिन उसका सिर काफी हद तक ठीक था, पहचाना जा सकता था। और अब पुलिस को सूचना दी जाती है। मुहाना पुलिस तुरंत वहां पहुंचती है। यहाँ के एसएचओ अपनी टीम के साथ जैसे ही जल्दी से वहां पहुंचते हैं, अब पुलिस इसकी जांच पड़ताल शुरू कर देती है। और देखते ही पुलिस को समझ में आ जाता है कि इसको कहीं और मारा गया है, और फिर इसको यहाँ फेंका गया है और जलाने की कोशिश की गई है। अब पता करने के लिए कि ये व्यक्ति कौन है, इसके लिए पुलिस ने डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक टीम को भी वहां बुलवा लिया जाता है। आसपास के सभी लोगों से पूछा जाता है कि किसी ने कुछ देखा हो, लेकिन कोई कुछ नहीं बताता है। पुलिस काफी परेशान होती है ये पता लगाने के लिए कि आखिर व्यक्ति कौन है, लेकिन कोशिश भी करती है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, और पोस्टमार्टम से पता चलता है कि इस व्यक्ति का रस्सी से गला दबाकर हत्या की गई है, और फिर इसे यहाँ लाकर जलाने की कोशिश की गई है। इस लाश को महात्मा गांधी हॉस्पिटल के मुर्दाघर में रखा जाता है। अब पुलिस इस व्यक्ति की शिनाख्त करने की कोशिश करती है। अखबार और सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर इस खबर को वायरल किया जाता है। तभी अगले दिन सांगानेर इलाके का एक लड़का
थाने पहुंचता है और बोलता है कि मुझे एसएचओ साहब से मिलना है। दूसरे पुलिस वाले बोलते हैं कि एसएचओ साहब अभी बिजी हैं, क्या काम है आप हमें बताइए। ये सब सुनकर वो बोलता है कि नहीं, मुझे साहब से ही मिलना है। तो उसे मिलाया जाता है। तो वो बोलता है साहब 15 मार्च 2025 की शाम 4 बजे के बाद से उसके चाचा घर नहीं लौटे हैं। हमने अपने चाचा की तलाश सब जगह कर ली है, सभी रिश्तेदारों से आस-पास दूर सभी जगह ढूंढा है, लेकिन कोई कुछ पता नहीं चला है। उनको फ़ोन करते हैं तो उनका फ़ोन भी तब से लेकर अब तक स्विच ऑफ ही आ रहा है। एसएचओ ये सुनकर परेशान होते हैं और बोलते हैं कि हमारे पास उस व्यक्ति की शिनाख्त नहीं हुई है, वो लाश पहले पड़ी है और ये नया मामला सामने आ गया है। तभी उनमें से एक सिपाही बोलता है कि साहब जो कल की फोटोग्राफ्स है हमारे पास, उनको इस व्यक्ति को दिखाते हैं, हो सकता है कुछ पता चले। तब एसएचओ साहब बोलते हैं कि देखो बताओ, तुम्हारे चाचा कहीं ऐसे तो नहीं दिखते हैं। अब जब लड़का फोटोग्राफ्स देखता है तो जोर जोर से रोने लगता है और चिल्लाने लगता है। पुलिस समझ जाता है कि ये लाश किसकी है। 16 मार्च को इसी व्यक्ति देवीलाल के चाचा धन्नालाल है। देवीलाल से उस व्यक्ति से पता किया जाता है कि वह मुहाना में सब्जी मंडी में सब्जी बेचने का काम किया करता था और 15 मार्च शाम 4 बजे से वह लापता है। जांच पड़ताल के दौरान पूछा जाता है कि घर से कहाँ जाने को बोले थे और कौन कौन है उनके घर परिवार में। तो पता चलता है कि मृतक की एक पत्नी है जिसका नाम है गोपाली देवी, जिसके 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां और 1 बेटा। एक बेटी की शादी हो चुकी है। जब घर के बाकी लोगों को इस बात की सूचना दी जाती है तो सभी रिश्तेदार और घर वाले महात्मा गांधी हॉस्पिटल के मुर्दाघर पहुंचते हैं और लाश को देखकर समझ जाते हैं और सभी रोने चिल्लाने लगते हैं। सबकी हालत खराब होने लगती है और सबसे ज़्यादा कोई अगर रो रहा था तो उसकी पत्नी गोपाली देवी और उसके बच्चे थे। उनका कहना था कि हम इनको काफ़ी ढूंढ रहे थे, लेकिन ये मिल ही नहीं रहे थे और मिले तो इस हालत में मिले हैं। अब हमारा क्या होगा? हम किसके सहारे रहेंगे, जिएंगे? पुलिस वाले कहते हैं कि आप घबराओ मत, हम पता करने की कोशिश करेंगे कि ऐसा किसने किया और इस घटनाक्रम का जल्दी ही खुलासा कर देंगे। अब इसके लिए पुलिस 2-3 टीम बनाती है और डिसाइड करती है कि कम से कम समय में इस घटना का खुलासा किया जाए। पुलिस अपनी पड़ताल शुरू करती है और उस एरिया के जितने भी सीसीटीवीज थे उनकी फुटेज को खंगालती है। इस दौरान उनको पता चलता है कि एक बाइक है जो शहर में एक व्यक्ति चला रहा है जो हेलमेट पहना हुआ है और पीछे एक महिला बैठी है जो लंबा सा घूंघट किए हुए है और बीच में एक कट्टा है जिसमें काफी भारी सामान है और वो लेकर शहर के इधर-उधर घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। आखिर मामला क्या है? या तो ये कोई नए लोग हैं जो रास्ता भूल गए हैं या फिर कुछ और मामला है। इस चीज़ का पता करने के लिए उनके पास कोई लीड नहीं थी, क्योंकि चेहरा दिख नहीं रहा था, पीछे की महिला भी घूंघट किए हुए थी। तो बाइक के नंबर से पता करते हैं कि ये बाइक आखिर है किसकी। ये पता करते-करते वो बाइक के मालिक तक पहुँचते हैं, तो उनको पता चलता है कि कसीदो वाली गली में श्री श्याम फैशन का दुकान का मालिक दीनदयाल कुशवाहा, जिसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास है। पुलिस सबसे पहले उसी के पास जाती है और पता करने की कोशिश करती है कि 14 मार्च को वो बाइक लेकर इधर-उधर क्यों घूम रहा था और पीछे वो महिला कौन थी और कट्टे के अंदर क्या था, क्योंकि पुलिस के पास और कोई रास्ता नहीं था पता करने का। पुलिस सोचती है कि खास हो सकता है यहाँ से कुछ पता चले, क्योंकि पुलिस के लिए बहुत मुश्किल काम था ये पता करना कि इस कचरे के ढेर में इस व्यक्ति को मारकर किसने फेंका। इसके लिए पुलिस ने अलग-अलग टीम्स बनाकर अलग-अलग इलाकों में काम करने के लिए भेज रखी थी। जब उस व्यक्ति के पास जाकर पता करती है तो पुलिस पूछती है कि तुम्हारे पीछे जो महिला बैठी है वो कौन है और इस कट्टे में क्या है। पहले तो वो दुकान वाला इधर-उधर की बातें कर कर टालने की कोशिश करता है, पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता है, लेकिन सख्ती से पूछने पर वो बताता है कि यह महिला गोपाली देवी है जो उसके यहाँ काम करती है। पुलिस गोपाली देवी का नाम सुनकर थोड़ा अचंभित होती है, क्योंकि यह नाम थोड़ा सुना-सुना सा लग रहा था पुलिस को, क्योंकि ये नाम था मृतक धन्नालाल की पत्नी गोपाली देवी का। जब दुकान वाले को दबाव बनाकर उस महिला के बारे में पूछा जाता है और उसको वहाँ बुलाने के लिए कहा जाता है, तो वो महिला को बुलाता है और जब वो महिला वहाँ आती है,
पुलिस को देखकर चौंक जाती है और पुलिस सोचती है कि ये महिला तो वही है। उस महिला को देखकर पुलिस तुरंत समझ जाती है कि ये महिला तो वही है जो 2 दिन पहले अपने पति के लिए रो रही थी। अपनी पति की लाश को देखकर रो रही थी और जब इसका पति आखिर लापता था, लाश को देखकर रो रही थी, तो ये 2 दिन पहले इस व्यक्ति के साथ घूम क्यों रही थी? शहर के चक्कर क्यों लगा रही थी? आखिर मामला क्या है? जब उससे पूछा जाता है, तो बोलती है कि मैं यहाँ काम करती हूँ। लेकिन जब पुलिस महिला से सख्ती से टेढ़े-मेढ़े सवाल करती है, तो उससे कुछ ठीक-ठीक जवाब नहीं लगते हैं और वो इधर-उधर की बातें करने लगती है। अब जब पुलिस और सख्ती से उस महिला से पूछती है, तो महिला बताती है कि साहब, ये कहानी शुरू होती है अब से 5 साल पहले। जब इसकी मुलाकात इस व्यक्ति दीनदयाल खुसवा, जो कि कपड़े की दुकान का मालिक है, उससे होती है। ये मुलाकातें धीरे-धीरे बढ़ती रहती है और मुलाकातें इतनी नज़दीक आ जाती है कि उन दोनों में प्यार हो जाता है और वो दोनों पति-पत्नी की तरह रहने लगते हैं। और वो व्यक्ति कहता है कि तुम मेरी दुकान पर ही क्यों ना काम कर लो? क्योंकि वहाँ दुकान के ऊपर एक घर जैसा एक कमरा था, जहाँ कोई रोकने-टोकने वाला तो था नहीं। जब मन किया तब फ्री हुए, तब मौका मिला तब अकेले में अपना समय बिता लिया, बातचीत कर ली। लेकिन उसके पति को कई महीनों से शक होने लगता है कि ये उसकी पत्नी रोज-रोज तैयार होकर आखिर जाती कहाँ है? जब उससे उसका पति पूछता है तो वो पति को बताती है कि वो एक फैक्ट्री में काम करने जाती है। लेकिन पति को पूर्ण रूप से यकीन नहीं होता है। धीरे-धीरे समय आगे बढ़ता रहता है और इस बात से घर में लगातार लड़ाई-झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन वो इस बारे में पता नहीं कर पाता है क्योंकि वो सब्जी बेचने का काम किया करता था मुहाना मंडी में। सब्जी बेचने का एक फिक्स टाइम होता है, सब्जी लाना पड़ता है, फिर शाम को दुकान लगानी पड़ती है और अगर दुकान समय पे नहीं लगती है तो ग्राहकी खराब होती है। इसलिए वो अपने काम में बिजी हो जाता है, काम नहीं छोड़ना चाहता है। इस वजह से वो कुछ पता नहीं कर पाता है। इन सब से परेशान होकर एक दिन वह ठान लेता है कि उसकी पत्नी का पीछा करने की। और जब वो पीछा करते-करते पहुँचता है तो वो पहुँचता है श्री श्याम फैशन कपड़े की दुकान पे 15 मार्च 2025 को। अब वो व्यक्ति पीछा करते-करते दुकान के अंदर जाकर अपनी पत्नी को देखता है। यह सब देखकर पत्नी घबरा जाती है और डर जाती है। पति इतना गुस्से में था कि वो बहुत कुछ ज़ोर-ज़ोर से बोलने लगता है अपनी पत्नी को और बहुत कुछ बोलने के बाद वह कहता है कि तुम तो बोलती थी कि मैं एक फैक्ट्री में काम करती हूँ, फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? कहा-सुनी ज़ोरदार होने लगती है। अब दुकान का मालिक भी वहीं था और पत्नी उसको दोनों कमरे में ले जाते हैं बहला-फुसलाकर किसी तरह। प्यार से समझा-बुझा कर कि चलो रुको, मैं सब समझाते हैं बात क्या है। वहाँ ले जाकर समझाने की खूब कोशिश करते हैं। जब वह शांत नहीं होता है, तो वहाँ पर एक लोहे की रोड पड़ी थी। तो जो दुकान का मालिक है, वो उस धन्नालाल के सिर में ज़ोर से मारता है उस रोड की। ज़ोर से मारते ही वह ज़मीन पे गिर जाता है और दर्द से कहराने लगता है और थोड़ी देर में बेहोश हो जाता है। इसी दौरान वह दोनों, पत्नी और उसका प्रेमी जो दुकान का मालिक है, वो दोनों डिसाइड करते हैं कि इसका तो काम तमाम कर ही देते हैं। क्योंकि ये जिंदा रहेगा तो बात पुलिस तक जाएगी, फिर कोर्ट अदालत और जेल तक बात जाएगी, रिश्तेदारों तक बात जाएगी और हम कभी फिर मिल भी नहीं सकेंगे। तो उस वक़्त उनको इतना होश भी नहीं था कि ऐसा करने के बाद उनको क्या होगा। उनका पूरा जीवन खराब हो जाएगा, उनका पूरा जीवन सलाखों के पीछे गुज़रेगा। ना ही उस हत्यारी महिला को उस बात का फ़िक्र था कि उसके बच्चों की देख-रेख कौन करेगा, जब वो तो चली जाएगी जेल में और उसका पति मर चुका होगा। अब दोनों मिलकर उसकी रस्सी से गला घोंटकर मार देते हैं और अब दोनों लाश को ठिकाने लगाने का इंतज़ाम ढूँढते हैं। अब वो लाश को एक कट्टे में पैक करके बाइक पे रख के दोनों चल देते हैं और बाइक को इधर-उधर घुमाते रहते हैं, उस जगह की तलाश करने के लिए जहाँ इस लाश को ठिकाने लगाया जा सके। कोई सुनसान सी जगह के बारे में ढूंढने लगते हैं। अभी पूरी तरह अंधेरा नहीं हुआ था, लोगों की आवाजाही शुरू थी। जैसे ही थोड़ा अंधेरा होता है और ये घूमते-घूमते जयपुर के सांगानेर के पास नेवटा पुलिया की रिंग रोड के पास पहुंच जाते हैं। थोड़ी सुनसान जगह देखते हैं और हल्की खाई के पास मौका देखकर लाश को कचरे के ढेर के पास फेंक देते हैं
और फिर ये कुछ ज्वलनशील पदार्थ, पेट्रोल ऐसा कुछ डालकर उसको जलाने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन आग ज़्यादा बढ़ जाने के कारण ये घबरा जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। इस लाश की बॉडी को इस लाश की जो बॉडी है वो काफ़ी हद तक जल चुकी होती है, बट इसका सिर सेफ रहता है, जिससे पहचाना जा सकता है। बाद में अगले दिन एक कार से एक राहगीर टॉयलेट करने के लिए उतरता है, तो उसको शक होता है कि ये किसी इंसान की लाश है। जब वह पुलिस को सूचना देता है और पुलिस इसकी पड़ताल करती है, तो इन दोनों को हिरासत में ले लिया जाता है। जब इस घटना का खुलासा होता है तो पता चलता है कि 4 बच्चों की माँ, गोपाली देवी, जिसकी एक बेटी की शादी भी हो चुकी है, वह 40 साल की उम्र की है। वह अपने से 10 साल छोटे व्यक्ति से इश्क करती है और उसके साथ अवैध संबंध रखती है। और अपने पति के शक होने के बाद जब पति विरोध करता है तो उससे झगड़ा करती है और एक दिन अपने आशिक के साथ मिलकर उसकी बेरहमी से हत्या करती है। लाश को कट्टे में डालकर अपने आशिक के साथ पूरे शहर में घूमती है, उस लाश को ठिकाने लगाने के लिए। अभी ये दोनों जेल में हैं और पुलिस चार्जशीट अदालत में पेश करेगी और जल्द से जल्द इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की कोशिश करेगी। आखिरकार क्रिमिनल ये क्यों भूल जाता है कि इसका अंजाम क्या होगा? जुर्म की सजा तो बहुत खतरनाक होती है और हर कातिल पकड़ा जाता है, चाहे वो कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो। चलिए दोस्तों, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। आप क्या सोचते हैं ऐसे रिश्तों के बारे में? तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।